हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, जैसा आपको पता है कि हमने एग्ज़ाम 1 पे आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है डोमिनेट जीएस सीरीज, जिसके थ्रू मेरा पर्पस है आप लोगों का जीएस काफ़ी इम्प्रूव किया जाए, जिससे एटलीस्ट ऐसे मार्क्स आए जो आपका ड्रीम पोस्ट आपको मिल सके। क्योंकि मुझे पता है कि 4 जो पार्ट्स हैं एसएससी के, उसमें क्वांट आप अच्छा कर ही लेते हो, रीजनिंग अच्छा कर ही लेते हो, इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स ले ही आते हो, पर एक जीएस ही है जहाँ पे स्कोर आते हैं शर्म आने वाले, जबकि आने चाहिए कम से कम 20 से 25 मार्क्स यदि आपको ड्रीम पोस्ट चाहिए तो। ठीक है, तो हमने ये डोमिनेट जीएस सीरीज स्टार्ट किया। हमारा मेन पर्पस ही आपको मैं तीसरी बार ये बता रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर तीसरा है, मैं तीसरी बार भी आपको ब्रीफली ये बता दे रहा हूँ कि मेरा तरीका ऐसा है कि ऐसे पढ़ेंगे जिससे हम लोग डॉट कनेक्ट कर सकें और एक क्वेश्चन के थ्रू कम से कम 4-5 नॉलेज या फैक्ट्स गैदर करें, जिससे अगले बार क्वेश्चन प्रेडिक्ट करने में भी आसानी हो और मार्क्स आराम से लाया जा सके। ठीक है, तो जैसा आपने पिछले 2 लेक्चर में देखा, 14 जुलाई का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 ये 2 करवा चुका हूँ मैं। ये तीसरा लेक्चर है जिसमें 14 जुलाई के शिफ्ट 3 का जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन होगा, और साथ में हम लोग उस क्वेश्चन के आसपास एक्टिव रिकॉलिंग करके और डॉट को कनेक्ट करके अपने कंसेप्ट को उस लेवल तक इन्हांस करेंगे, जिससे आपको अगले बार यदि तुक्का भी मारना होगा तो आप इन्फॉर्मेटिव तुक्का मार सकते हो, ऑप्शंस एटलीस्ट फिल्टर आउट कर सकते हो और आंसर्स तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको अब मेरा स्टाइल पता ही है, करना ही है कि आप इस क्वेश्चन को देखोगे, 10 से 15 सेकेंड लोगे, फिर आंसर तक पहुँचोगे, फिर उसके बाद साथ में डिस्कशन तो होना ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आप 10-15 सेकेंड रोक के पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन देख लो, उसके बाद आप वापस से प्ले करो। तो क्वेश्चन ये है, अंबुबाची मेला, ठीक है, जो है वो कौन से टेम्पल में, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कौन से टेम्पल में ये मेला जो होता है वो आयोजन होता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का क्या है कि ये वाला क्वेश्चन जो अंबुबाची मेला है ना, यदि आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी देखोगे ना, तो ये वाला मेला काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा, मे भी पता होना भी चाहिए। तो ये मेला जो है वो कामाख्या मंदिर में होता है। फिर कामाख्या टेम्पल है कहाँ पे, तो वो है असम में। ठीक है, कामाख्या माता जो है, जो देवी हैं, उनको बोला जाता है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। और अंबुबाची मेला जो होता है वो हर साल मॉनसून में होता है। ठीक है, तो जून जुलाई में होता है। ठीक है, इस मेले में, इसमें क्या होता है कि ये एनुअल मेंस्ट्रुएशन के लिए 3 दिनों के लिए मंदिर को बंद किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद लोग जो श्रद्धालु हैं वो जाते हैं, वो पूजा करते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या सीखने को मिला? पहली बात कि अंबुबाची मेला कहाँ पे, किस टेम्पल में होता है? कामाख्या में। कामाख्या देवी जो हैं वो किसकी देवी हैं? गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी हैं। ठीक है, कामाख्या टेम्पल है कहाँ पे? तो असम में है। होता कब है? अब अगली बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंबुबाची मेला जो है वो किस सीज़न में होता है? तो मानसून के सीज़न में होता है। ठीक है, और कामाख्या टेम्पल जब असम में है तो बाकी जो 3 टेम्पल हैं उसके बारे में भी जानकारी ले लो, जो कल को हो सकता है कि इस 3 टेम्पल के बारे में भी पूछ ले। तो दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल जो है वो काली माता का मंदिर है, जो कहाँ पे है? तो कोलकाता में। ठीक है, और ये दक्षिणेश्वर काली टेम्पल जो है वो स्वामी परमहंस से भी रिलेटेड है काफ़ी। ठीक है, तो अगली बार यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि स्वामी परमहंस से रिलेटेड कौन सा टेम्पल है, तो दक्षिणेश्वर काली। ठीक है, भुवनेश्वरी जो टेम्पल है वो उड़ीसा में है। ठीक है, बिलेश्वर टेम्पल जो है वो असम में है। ये महादेव का टेम्पल है, भगवान महादेव का टेम्पल है बिलेश्वर टेम्पल, जो असम में है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा अंबुबाची मेला, और इसके आसपास में आपको जो भी फैक्ट्स पता चलना चाहिए, उस फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आपने क्या क्या जानकारी गैदर किया, ये फिर उसके बाद ये 3 चीज़। ठीक है, तो अगली बार जब भी ऐसा होगा कि यदि आपसे गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी पूछ लिया जाए, आपसे ये पूछ ले कि दक्षिणेश्वर काली कहाँ पे है, अंबुबाची मेला किस सीज़न में होता है, तो आप आंसर्स तक पहुंच सकते हो। और एटलीस्ट आंसर्स तक नहीं भी पहुंच पाओ तो ऑप्शंस से आपको आंसर्स का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि मैं आपको सेंसस, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको सेंसस पढ़ाऊँगा पर ढंग से, क्योंकि सेंसस के अराउंड जो भी फैक्ट्स वगैरह है ना वो एग्ज़ाम्स में आना ही है, हर सेट में कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो रहता ही है। तो सेंसस मतलब आपके 2 मार्क्स, और कुछ फैक्ट्स आप याद कर लोगे तो 2 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, 15 से 20 सेकंड का टाइम लो, आंसर्स तक पहुंचने को ट्राई करो, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आई होप आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। तो देखो, जब भी बात सेंसस की होगी ना, ठीक है, तो सेंसस से मैंने बताया आपको 2 मार्क्स तो आसानी से मिलेंगे। पूछ क्या रहा है आपको कि जो भी स्टेट्स के नाम इसमें हैं, तो पूछ रहा है कि कौन ऐसा ग्रुप है जो वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था। ठीक है, 2011वां सेंसस जो 15th सेंसस है, ठीक है, जो 15th सेंसस है, ठीक है, ये किसके गाइडेंस में हुआ था? मिस्टर चंद्रमौली के गाइडेंस में, ठीक है। और सेंसस स्टार्ट कब हुआ था आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, और उससे पिछले लेक्चर में बताया था कि लॉर्ड मायो के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1872 में। और वहीं पे यदि आपसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ ले कि पहली बार कब सिंक्रोनाइज्ड होके सेंसस शुरू हुआ था, तो 1881 में हुआ था। किसके गाइडेंस में हुआ था? किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है। तो सेंसस के अराउंड 2-4 फैक्ट जो है ना, जब भी आप सेंसस वर्ड सुनो, 2-4 फैक्ट्स फटाफट अपने माइंड में ले आओ कि 2011वां सेंसस का नंबर कितना था, किसके गाइडेंस में हुआ था, और उसके बाद शुरू सेंसस कब हुआ था? लॉर्ड मायो के टाइम पे। पहला सिंक्रोनाइज सेंसस कब हुआ था? 1881 में। किसके टाइम पे? तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमसे कि ये जो सारे स्टेट्स हैं इसमें सबसे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस स्टेट का है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि जब मैं सेंसस पढ़ाऊँगा तो उस टाइम पे आपको याद हो जाएगा ये सब चीज़ें। अभी के लिए आप ये समझो कि सबसे ज़्यादा जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मेघालय का है, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है, फिर बिहार का है, ठीक है। तो यदि ये ग्रुप में बांटने को बोल रहा है, बिना ग्रुप में बांटे हुए भी आपसे ऐसा पूछ सकता है किस स्टेट का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, तो वो है मेघालय का। तो कभी कभी ऐसा होगा कि ये ना पूछ के आपसे यही पूछ ले कि नेशनल एवरेज पूछ ले कि नेशनल इंडिया का ओवरऑल, ठीक है, कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, तो वहाँ पे 17.70%, ठीक है। क्योंकि 2011 से 2001 से लेकर 2011 तक 17.70 का मतलब यही है कि यदि 2001 के टाइम पे जो पॉपुलेशन रहा होगा, ठीक है, तो उससे 17.70% से हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है नेशनल लेवल पे, ठीक है। और स्टेट के लेवल पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ किस स्टेट का इम्प्रूव हुआ है? तो मेघालय का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद बिहार का, ठीक है। और सेंसस से रिगार्डिंग आपको 2-4 जो फैक्ट्स हैं, सेंसस वर्ड सुनते ही 2-4 फैक्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जिससे उससे बेस्ड जो MCQ आएगा वो आप आराम से सॉल्व कर सको, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है, आप वही 15 सेकेंड वाला टाइम लो, बाकी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वेल्दी पर्सन जो था अर्ली वैदिक पीरियड में, उसको क्या बोलते थे, ठीक है। तो जब भी अर्ली वैदिक पीरियड का नाम आएगा तो आपको याद आना चाहिए 1500 BC से 600 BC तक का जो पीरियड था उसको बोलते हैं वैदिक पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे जो अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे वेल्दी पर्सन बोलते थे गोमत को। गोमत यानी कि गोमती, उस टाइम में गोमती मतलब कि जिनके पास बहुत सारा गाय हो। गाय यानी कि जो काऊ है ना, वो सिंबल है प्रॉस्पेरिटी का, सिंबल है वेल्थ का। तो उस टाइम में जिनके पास जो वेल्दी पर्सन होते थे उनको गोमत बोलते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे गाय हैं, ठीक है। और ये दुहित्री जो है ना, साउंड्स लाइक डॉटर, ठीक है। तो दुहित्री जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड वगैरह में दुहित्री जो है वो बेटी को बोला जाता था, ठीक है। तो अब अगली बार से जब गोमत हो तो गोमत मतलब गो साउंड्स लाइक गाय, गाय जिसके पास ज़्यादा होता था
उनको वेल्दी पर्सन बोलते थे। तो आपको एटलीस्ट इस वाले फैक्ट से ये चीज़ याद रहेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। वेल्दी पर्सन, वेल्दी यानी कि जिसके पास बहुत सारे धन हो, तो उस टाइम पे धन, काऊ को धन से कंपेयर किया जाता था। और काऊ को अंग्रेजी में बोलते हैं, ये काऊ को हिंदी में बोलते हैं गाय। गाय और गोमत साउंड सिमिलर साउंड करता है, तो वेल्दी पर्सन को वैदिक पीरियड में गोमत बोलते थे। आपको अभी याद रखना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, मैं ऐसे वाले क्वेश्चन को टफ कैटेगरी में इसलिए रखता हूँ ना, क्योंकि आप सारा इंडेक्स याद नहीं कर सकते। कुछ इंडेक्स जैसे पॉपुलर होते हैं कि जो भी आपसे पूछ ले कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो जेंडर रिपोर्ट निकालती है उसमें इंडिया का क्या पोजीशन था, उसके बाद जो भी न्यूज़ वगैरह के लिए, जर्नलिज्म के लिए जो आता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो वो सब याद रह जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पर जब आता है ना ये सब चीज़ें जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तब आपके होते हैं क्या कि यदि आपको वो आंसर पता है तो पहुंच जाते हो आंसर तक, यदि नहीं पता है तो फिर आप सर खुजाते रह जाते हो, ठीक है। तो आप पहले ट्राई करो, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। आप पहले ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है कि इंडिया जो है ना उसका रैंक क्या था मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में और उससे पहले हमने पढ़ा था वो MPI इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसमें भी मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि जब भी इंडेक्स पूछे तो ये भी जानना जरूरी होता है कि रिलीज किसने किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि मेडिकल टूरिज्म, पहले तो आप मेडिकल टूरिज्म टर्म समझो, इसका मतलब क्या होता है। टूरिज्म मतलब होता है घूमना फिरना। मेडिकल टूरिज्म मतलब ऐसा होता है कि जैसे इंडिया में आपको ढंग के एक्सपीरियंस डॉक्टर मिल जाते हैं और जिसका प्राइस दूसरे कंट्रीज से लोअर है, दूसरे कंट्री के जो मरीज़ हैं ना वो इंडिया आ जाते हैं इलाज करवाने। तो ऐसे जो लोग आते हैं उनमें क्या प्रेफरेंस है इंडिया के लिए, उसका क्या रैंक है इंडिया का। 46 डेस्टिनेशन जो है वर्ल्ड के जो 46 बेटर जगह हैं जहाँ पे मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं, उसमें इंडिया का पोजीशन क्या है। इंडिया का पोजीशन है 10th, ठीक है। तो ये 2020-21 में के अकॉर्डिंग जब मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन के द्वारा जब ये मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स बनाया गया तो उसमें इंडिया का रैंक क्या है 10th है। और मेडिकल टूरिज्म टर्म भी आपको पता चल गया क्या होता है। तो इस इंडेक्स से आपको और क्या सीखने को मिलेगा कि भाई कुछ जो चीज़ें जो लेस इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो हैं वो सब भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उस पर भी जब ध्यान जाए ना तो एटलीस्ट आप ट्राई करो उसको बार बार पढ़ के, एटलीस्ट 10 है तो 10 वगैरह के आसपास आप पहुंचने का ट्राई तो करोगे। आपको यदि याद रह जाएगा, आपने कभी गलती से भी देख लिया होगा, 10th दिखा होगा, तो एटलीस्ट आप याद रहेगा नहीं 10 वर्ष के आसपास में है। मेडिकल टूरिज्म में इंडिया का इंडेक्स क्या है 10 के आसपास है, तो वहाँ तक आप पहुँच पाओगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन मैं इसको थोड़ा टफ कैटेगरी में रखूँगा क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जाफू रेंज जो है, ठीक है, जिसका हाइट है 3014 मीटर हाई है, वो किस स्टेट में है, ठीक है। तो वो नागालैंड स्टेट में, ठीक है। यदि आपको ये नागालैंड आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो आप याद कर लो कि जाफू रेंज जो है ना वो नागालैंड में है। और इससे ये हो जाएगा ना कि आपको अब भले नहीं आता होगा लेकिन ये जो एक नया नॉलेज इन्हेंस हुआ जिससे आपको अगली बार जाफू रेंज जहाँ भी दिखे तो आप नागालैंड समझना। ये नागालैंड जो है उस नागालैंड को पता है क्या बोलते हैं? उसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट बोलते हैं। स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट पता ही होगा कि बहुत सारी मूवीज़ में, काफ़ी रोमांटिक मूवीज़ में लोग स्विट्ज़रलैंड वगैरह में बॉलीवुड मूवी जाके शूट करता है। क्यों? क्योंकि सीनिक ब्यूटी इतना अच्छा है, देखने में इतना अच्छा लगता है। तो नागालैंड जो है बहुत कम एक्सप्लोर किया हुआ जगह है, बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे। तो नागालैंड अपने सीनिक ब्यूटी के कारण स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। और जाफू रेंज जो है, ठीक है, ये नागालैंड का सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है ये। तो जब सेकंड है तो आपको फर्स्ट याद रखना चाहिए
जो मैंने बोला था कोरिलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हाईएस्ट पीक जो है उसको बोलते हैं सारामती पीक। सारामती पीक जो है, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको पता चला कि जापू रेंज कहाँ पे, नागालैंड में, उसका क्या है, तो वो सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट कौन है, सारामती पीक, ठीक है। नागालैंड को स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं। जब मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करता हूँ तो एसएससी का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछता है कि आपको चार स्टेट्स के नाम दे देंगे और पूछेंगे कौन सा ऐसा स्टेट है जो 7 सिस्टर्स स्टेट में नहीं आता है, ठीक है, जो 7 सिस्टर्स स्टेट में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका हम आंसर होता है सिक्किम। सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर्स स्टेट में नहीं आता है। तो बाकी 7 सिस्टर्स स्टेट कौन से हैं, ये 4 हो गए, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, 4 हो गए, 5 हो गया मिज़ोरम, 6 हो गया मणिपुर और 7 हो गया त्रिपुरा, ठीक है। तो 7 सिस्टर्स में कौन आता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, फिर नागालैंड और त्रिपुरा। तो ये 7 याद रहे ना रहे, पर ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि 7 सिस्टर्स में कौन सा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट नहीं है, तो सिक्किम जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप सिक्किम को भाई बाय हार्ट कर लो ये चीज़ें, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि आप मुझे बस ये बता दो कि कौन सा 7 सिस्टर्स में नहीं है। 7 सिस्टर्स में क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को सिक्किम और त्रिपुरा के बीच में, और उनको लगता है कि हो सकता है त्रिपुरा नहीं होगा, त्रिपुरा पे टिक मार के आ जाता है, पर द राइट आंसर इज सिक्किम, ठीक है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बताया था कि एसएससी का बहुत जिससे बहुत प्यार है ना एसएससी को, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस और डांस से रिलेटेड जो लीजेंड्स हैं उनके नाम, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था मीना गुरजनी, जो एक मूवी है, गुजराती मूवी थी, ठीक है, गुजराती मूवी 1975 में आया था, उसमें किसको परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए मिला हुआ था अवार्ड। फ्रेंकली स्पीकिंग रेयरली जो सही तुक्का मार पाएगा ना उसी को आंसर पता होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से पूछने का मतलब यही है कि एसएससी चाहती है कि आपको आपके जीएस का औकात बस दिखाना चाहती है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसको पता होगा, किसको स्पेसिफिक याद होगा कि 1975 में ये मूवी आई थी, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था, ठीक है। तो इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था मल्लिका साराभाई को, ठीक है। मल्लिका साराभाई से आपको याद आ गया होगा भरतनाट्यम। आपको मैंने बोला ही है कि जो भी ऐसे डांस वगैरह हैं उनसे रिलेटेड कुछ लीजेंड्स के नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो भरतनाट्यम हो गया। आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने बताया था गुरु बिपिन सिंह जो मणिपुरी से रिलेटेड थे, ठीक है। शोभन नारायण शायद कथक से रिलेटेड हैं, आप कंफर्म कर लेना। सितारा देवी भी शायद कथक से रिलेटेड है, आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। सोनल मान सिंह शायद ओडिसी से हैं कनेक्टेड, आप एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे याद नहीं है तो इसीलिए मैं ओडिसी लिखना प्रेफर नहीं करूँगा, पर मैं मान के चलता हूँ ओडिसी, शायद सोनल मान सिंह शायद ओडिसी से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब ये है ना कि इस पॉइंट का क्रक्स यही है कि जब भी आप डांस वगैरह से रिलेटेड किसी का भी नाम देखो तो ऑप्शन में जो बाकी 2-3 नाम हो उसके भी अंत तक पहुँच जाओ, जिससे आप पहुँच जाओगे ना तो आंसर आपको मल्लिका साराभाई मिला, पर नाम 3 याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आता है। अब देखो, मैंने ऑलरेडी पहले ही बोला था आपको कि एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। जब भी आर्ट एंड कल्चर की बात होगी तो फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट से, कौन सा डांस किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उर्मिला सत्यनारायणम किस क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेटेड है। आपको आता है तो आप 10-15 सेकंड में लेकर टिक मारो, नहीं आता है तो तुक्का मारने का ट्राई करो, फिर मैं आंसर बताऊंगा तो पता चलेगा कि आप कितना सही तुक्का मार पाते हो। ट्राई कर लिया तुक्का मारने का, तो तुक्का मार के आंसर तक तुम पहुंचो। पर इस
जब भी तुक्का मारो, जो भी मारो, ठीक है, तो फिर जब भरतनाट्यम आंसर तक पहुंचो तो भरतनाट्यम का 2-3 नाम याद कर लो, जैसे मल्लिका साराभाई नाम याद रख लो, भरतनाट्यम किस स्टेट से रिलेटेड है वो याद कर लो। कथक का भी मैंने तुम्हें 2 एग्जाम्पल दिया ही था, सितारा देवी। मणिपुरी, उसका मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था, गुरु विपिन सिंह रिलेटेड थे। क्षत्रिया जो है वो क्लासिकल डांस है, कहाँ का है? क्षत्रिया क्लासिकल डांस है, ये है असम का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि क्षत्रिया जो क्लासिकल डांस है उसका रिलेशन किस स्टेट से है, तो वो असम स्टेट से रिलेशन है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अब आप पहले इस क्वेश्चन को देखो, 10-15 सेकेंड लो, फिर आंसर्स तक पहुंचो, उसके बाद तो मैं तो अपने तरीके से सॉल्व करूंगा ही। देखो क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है, जो इंडिया के लिए बनाया गया था, जो ब्रिटिश इंडिया के गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, वो कौन से वाले एक्ट से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट है उसका जन्म हुआ। इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब यही है, ये पूछ रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो पोस्ट है वो कौन से वाले एक्ट से आया था, तो वो आया था 1858। इस 1858 वाले एक्ट को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, 1858 से पहले जो भी एक्ट आते थे, जैसे 1833 आया था उसको चार्टर एक्ट बोलते थे, ठीक है। चार्टर से पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो तुमको लगता होगा कि इन सब में डिफरेंस क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट आया था स्टार्टिंग में कि इंडिया में अंग्रेज आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बस एक कंपनी थी जो बिज़नेस कर रही थी, तो उसके लिए स्टार्टिंग में पहले वो बिज़नेस एंटिटी थी। यदि तुमसे कोई ये भी पूछ ले कि कौन सा ऐसा टाइम है जिस ईस्वी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेके क्राउन के पास आ गए थे, ब्रिटिश क्राउन के पास, मतलब समझो ना कि ऑफिशियली इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी कब बन गई थी? 1858 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था। इस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट। इसलिए इसका नाम ये रखा गया था क्योंकि तुमने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बिज़नेस कर रही थी, बहुत पैसे कमा रही थी, तो जो भी ऑफिसर्स थे वो करप्शन कर रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को का जो पावर था ना, 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, पता ही है तुमको। 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1858 आया था, जब रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। तो जब ये 1858 आया था, उसके थ्रू ब्रिटिश क्राउन ने कर दिया ये था कि क्राउन अपने रिप्रेजेंटेटिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू इंडिया में गवर्नेंस कर रहे थे, ठीक है। तो 1858 एक्ट के थ्रू ये वाला पोस्ट बना था और इस पोस्ट के थ्रू गवर्नेंस किया जा रहा था, ठीक है। तो अगली बार इस सब चीज़ों से और क्या क्या क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। इस 1858 एक्ट का दूसरा नाम क्या है? एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट पहला। उसके बाद दूसरा तुम्हारे मन में आना चाहिए कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वहाँ से ट्रांसफ़र होकर पावर किसके पास आ गया था? ब्रिटिश क्राउन के पास। इंडिया ऑफिशियली ब्रिटिश कॉलोनी कब बन गया था? 1858 में। अब 1858 तुमने देख लिया, यहाँ पे और ऑप्शन से 1-2 चीज़ सीख लेते हैं। 1857 तुमको रिवॉल्ट के बारे में पता ही है। 1833 में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ था जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस 1833 में क्या हुआ? 1833 से पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था इंडिया का, ठीक है। उस गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ठीक है, 1833 के एक्ट के थ्रू। तो तुमसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है उसके थ्रू गवर्नर किसको बनाया गया था, ठीक है। तो उस टाइम बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसको बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और तुम्हारा नॉलेज इन्हांस हुआ। तो होपफुली बस आपको बस यही याद ना रहे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858 एक्ट से बना था, आपको ये भी याद होना चाहिए कि 1833 से लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला बने थे गवर्नर, ठीक है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल है। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन वही वाली बात है, 0 और 1 वाली बात है, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कौन सा वाटर वे है, ठीक है, जो कनेक्ट करता है मेनलैंड को इंडिया और बांग्लादेश से, ठीक है।
तो आप बस याद रख लो कि नेशनल वाटरवे 2 जो है ना वो इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि जो नेशनल वाटरवे है देख रहे हो 83 है, इतने तो आप याद कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ही याद कर पाओगे। तो जब भी इंडिया और बांग्लादेश की बात हो तो नेशनल वाटरवे 2 जो है वो कनेक्ट करती है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में तभी कर पाओगे ना जब ऐसे इस बार देख लिया और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। रिपीट नहीं होगा, अब आपसे पूछ लेगा नेशनल वाटरवे 15 किसको कनेक्ट करती है, नेशनल वाटरवे 83 किसको कनेक्ट करती है। तो ये क्वेश्चन करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल सा ही होता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट वाला याद करो। यदि उसने रिपीट कर दिया और तुम लकी हुए, ठीक है, तो तुम इस क्वेश्चन को टिक कर पाओगे, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, जो भी क्रिकेट लवर होगा ना मेरी तरह, उसको ये आंसर में भी पता होगा। यदि आंसर नहीं भी पता होगा तो ये वाला इंसिडेंट तो ज़रूर पता होगा, गाबा स्टेडियम वाला, ठीक है। बहुत सारा न्यूज़ चैनल वगैरह में चलता था ना कि गाबा का घमंड टूटा, ठीक है। ऋषभ पंत का इनिंग याद आ जाता है लोगों को, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2021 में इंडियन क्रिकेट टीम मेंस वाली ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम में हराती है टेस्ट मैच में, और इससे वो मतलब ओनली इंडियन टीम ही है जिसने ऑस्ट्रेलिया को कितने सालों के बाद मतलब जब हराया था गाबा में, तो वो उससे पहले कब हारी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम गाबा में, ठीक है। इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा है आपसे ये पूछने का 2021 से पहले कब इंडिया टीम ने डिफीट जो हराया था ऑस्ट्रेलिया को, उससे पहले कब ऑस्ट्रेलिया गाबा में हारी थी, ठीक है। तो 1988 में हारी थी, किससे? वेस्ट इंडीज़ से, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ से हारी थी। वेस्ट इंडीज़ के बाद 2021 में इंडिया से हारी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रख लेने से, ये वाला फैक्ट याद रख लो, क्योंकि जब तक और कोई ना हराए तब तक ये वाला फैक्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैं आना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसीलिए 5 से 10 सेकेंड लो, आंसर रेडी रखो। क्योंकि मैं 0 to 1 वाला जो गेम होता है ना, जिस क्वेश्चन में या तो आपको आता है तो बिल्कुल नहीं आता है, उस वाले में टाइम देना प्रेफर भी नहीं करता हूँ, पर इस वाले में तो टाइम दिया जा सकता है। तुम अच्छे से ऑप्शन तक पहुँचो। क्वेश्चन क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटी का कोई चर्चा नहीं था, फंडामेंटल राइट ही था बस। और फंडामेंटल राइट कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? यूएसए से, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से अडॉप्ट हुआ? यूएसएसआर से, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुआ था? 42nd वाला अमेंडमेंट जो हुआ था, ये अमेंडमेंट काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस अमेंडमेंट में चेंज किया गया था, ठीक है। इसीलिए कि जब भी ऐसा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? यूएसएसआर से। तो फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट के साथ ही है। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? यूएसए से। फंडामेंटल ड्यूटी कौन से अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है? 42nd से। 73rd बहुत पॉपुलर है, तुम्हें पता ही होगा, पंचायती राज से रिलेटेड, ठीक है। 44th बहुत पॉपुलर है। अब क्यों पॉपुलर है ये अब आपका काम है पता करना, ठीक है। जिससे 44th के बारे में आपका होमवर्क रेडी होना चाहिए, जिससे अगली बार 44th पहुँचे तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 73rd पंचायती राज, 42nd से फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था। फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर, फंडामेंटल राइट यूएसए, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करो। अब अगला क्वेश्चन भी वही तुम्हारे हिस्ट्री से ही है। अब ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि आपको तो ज़रा सा भी क्रोनोलॉजी पता होगा ना स्टार्ट से, मतलब जैसे इंडिया में जो भी रिवॉल्ट वगैरह हुए, तो ज़रा सा भी क्रोनोलॉजी आपको पता होगा तो आप इस आंसर तक पहुंच जाओगे। सही आंसर है माउंटबेटन, ठीक है। पूछ रहा है ये, इस क्वेश्चन का क्रक्स यही है, ये पूछ रहा है कि किसने अनाउंस किया था जो इंडिया 2 पार्ट में बट गई? सेकुलर पार्ट इंडिया, इस्लामिक पार्ट पाकिस्तान। ये जो 2 पार्ट बना था, सेकुलर इंडिया एंड इस्लामिक पाकिस्तान, वो किसने अनाउंस किया था?
लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, इसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। ये जो अलग हुआ था उसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। ये कब आया था? 3 जून 1947 को। तब तो हम लोग 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे, 3 जून को आया था ये, ठीक है। अभी कुछ देर पहले लॉर्ड रिपन का नाम सुना ही था। सिंक्रोनाइज्ड जो सेंसस हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था, ठीक है। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। इंडिया में जो छोटे लेवल पे जो गवर्नेंस आई वो लॉर्ड रिपन का देन है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जो है इंडियन रेलवेज इन्हीं के टाइम पे आया था, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी इन्हीं से रिलेटेड है, जिसमें होता यह था कि एनेक्स कर दिया जाता था उस स्टेट को जिस स्टेट का कोई नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं होता था, ठीक है। जैसे आपको रानी लक्ष्मीबाई वाली जो वीर गाथाएँ हैं वो आपको पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई भी ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रही थी। क्यों? क्योंकि उनका अपना नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं था, तो उन्होंने जो गोद लिया था उस कारण से उनके स्टेट को एनेक्स कर दिया गया था, हड़प लिया गया था, इसीलिए, ठीक है। लॉर्ड कर्जन भी आपको पता होगा कि जब बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 में, तब कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो इससे क्या हुआ, आपको 2-4 चीज़ें पता चली। पहली बात कि इंडिया और इस्लामिक पाकिस्तान जो काफ़ी आसान आपसे पूछा था सबको पता होगा। लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे लॉर्ड रिपन, जिसको फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस बोलते हैं, सेल्फ गवर्नेंस बोलते हैं। लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इनसे रिलेटेड है। डलहौजी के टाइम पे इंडिया में रेलवे आया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, बंगाल पार्टीशन जो 1905 में हुआ था, ठीक है, उसके टाइम पे लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन से इनके ही जैसा नाम साउंड करता है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे यही थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी, 1857 जब रिवॉल्ट हुआ था तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन मैं इसको काफ़ी टफ कैटेगरी में रखूँगा। एक तो साइंस, और दूसरी बात साइंस से भी काफ़ी डीप पूछा है इसने। तो तुम पहले ट्राई करो तुक्का मारने का, चेक करके देखो तुम्हारे तुक्का की कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से इस 4 जो सेल्स के टाइप्स हैं, ये कौन सा है जो लीवर में पाया जाता है, ठीक है। लीवर ऑफ मेमल्स, ठीक है। तो आंसर तो होगा कुफर सेल्स, ठीक है। अगली बार ये भी पूछ सकता है ये सेल्स का काम क्या है। वो लीवर में जो भी अनवांटेड बैक्टीरिया वगैरह आता है ना, उसको अनवांटेड बैक्टीरिया जब आता है तो उसको कुफर सेल्स फिल्टर आउट करता है, ठीक है। तो इस सेल से जब भी आपको कुफर सेल्स कहीं पे दिखे आप लीवर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। कि लीवर में कौन सा सेल पाया जाता है? कुफर सेल्स, ठीक है। ये जो होता है पंकिंजर सेल्स, ये ब्रेन में होता है, ठीक है। सेंसरी सेल्स तो आपके आँख में होता है, जैसे लाइट वाइट आए तो आपका आँख बंद हो जाता है, तो वो मतलब जो स्टिमुलेशन होता है ना उसको जज कर लेता है, उसको बोलते हैं सेंसरी सेल्स, ठीक है। माइक्रोलेजियल सेल्स जो है वो भी न्यूरॉन सिस्टम में होता है, ठीक है, जो आपके ब्रेन के हेल्थ वगैरह के काम आता है ये। तो इससे आपको क्या क्या सीखने को मिला? तो पहला, लीवर की बात आएगी तो कुपर सेल्स पे जाएंगे। ब्रेन से पूछे, पुरकिंजर सेल्स किससे रिलेटेड है? ब्रेन से। माइक्रो सेल्स किससे रिलेटेड है? माइक्रोग्लियल सेल्स किससे रिलेटेड? न्यूरॉन सिस्टम से। सेंसरी सेल्स कहाँ पे होता है? आई में होता है, ठीक है, जो स्टिमुलेशन वगैरह को कैसे रिएक्ट करेंगे उसके काम आता है, ठीक है। तो इससे आपको 3-4 चीज़ें सीखने को मिली, पर ये वाला और ये और ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट होंगे। अगले सेट में रिपीट हुआ होगा या फिर इस साल रिपीट होगा। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें ही पता होगा, एक बार देख लो। पूछ रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया जो होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये है कि जैसे इंडिया का
एज ए कंट्री, किसी स्टेट से किसी चीज़ के लिए डिस्प्यूट हो रहा हो, तो जब सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में रिप्रेजेंट करना हो, तो इंडिया एज ए कंट्री यूनियन गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो काम सेंटर के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है, वो काम स्टेट के लिए कौन करता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट काम करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको पता ही है, और आपको उनका नाम भी पता होगा, जस्टिस DY चंद्रचूड़। कौन से नंबर के वो सीजे हैं? 50वें नंबर के। ठीक है, अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? R वेंकट रमानी जो है। कौन है? R वेंकट रमानी। ये आपके किसी न किसी सेट में आया हुआ है। ठीक है, अभी करेंटली इनकम्बेंट R वेंकट रमानी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो यदि इनकम्बेंट अभी है तो फर्स्ट वाला भी याद रखना चाहिए कि फर्स्ट AGI कौन थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? MC स्टेलवार्ड। कौन थे? MC स्टेलवार्ड जो थे वो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ पता चला? ये कौन सा आर्टिकल, करंट में कौन है, पहले कौन थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, चलो अब ये वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि शैलेंद्र किंग्स जो है ना, जिन्होंने एम्पायर बनाया था साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, 8th सेंचुरी में, वो किसके फॉलोअर्स थे? वो बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे। ठीक है, तो आपसे एक स्टेप आगे जाके ये पूछ सकते हैं कौन से वाले टाइप के, क्योंकि बुद्धिज़्म के 2 सेक्ट हैं। ठीक है, एक महायान, एक हिनायान। ठीक है, महायान वो हैं जो आइडल वर्शिप करते हैं, जो ये मानते हैं कि बुद्ध जो थे वो भगवान थे। ठीक है, हिनायन वाले जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं वो ये मानते हैं वो आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, और वो ये मानते हैं कि बुद्ध जो थे वो हमारे आपके जैसे ही आम इंसान थे, जिनका इनलाइटमेंट हुआ था, जिनको निर्वाणा का ज्ञान हुआ था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है महायान और हिनायन में। ठीक है, और ये दोनों सेक्ट किसके हैं? बुद्धिज़्म के। तो शैलेंद्र किंग्स की जब बात होगी, वो कहाँ पे, किस सेंचुरी में थे? 8th सेंचुरी में। कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया हो गया आपका सुमात्रा, बाली, ये सब जो जगह है ना, वहाँ पे थे शैलेंद्र किंग्स। वो फॉलोअर किसके थे? बुद्धिज़्म के। बुद्धिज़्म में भी किसके? तो महायान के। और महायान किसको बोलते हैं? जो आइडल वर्शिप करते हैं, जो ये मानते हैं कि बुद्धा वॉज ए गॉड। ठीक है, हिनायन जो है वो आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, वो ये मानते हैं कि बुद्धा हमारे और आपके जैसे ही नॉर्मल इंसान थे, जिनको इनलाइटमेंट हुआ था, जिनको निर्वाणा का ज्ञान हुआ था। ठीक है, अब इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, और इस क्वेश्चन से जो आप सीखोगे ना, वो हो सकता है इस साल आपके पेपर में काम ही आ जाएगा। यदि आप लकी रहे तो इस क्वेश्चन के वेरिएशन किसी न किसी सेट में आने ही है, हो सकता है आपके सेट में आ जाए। तो आपने देख लिया क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि विटामिन डी एनालॉग्स, विटामिन डी एनालॉग मतलब विटामिन डी से रिलेटेड D2, D3 इस टाइप की बात है। पूछ रहा है कि विटामिन डी जो एनालॉग है, कौन सा ऐसा इन 4 में से विटामिन है जो यूज़ किया जाता है रिफ्रैक्टरी रिकेट्स के लिए, फेमिलियल हाइपोफॉस्फेमेटिस, जो ये डी के एनालॉग हैं, ये 4 में से कौन से ऐसे हैं जो इन सब डिजीज़ में यूज़ किया जाता है उपचार करने के लिए। ठीक है, रेटिनॉल आपने नाम सुना होगा। रेटिनॉल का दूसरा नाम है, आसान नाम है विटामिन ए। ठीक है, टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का नाम है। ठीक है, विटामिन D3 का नाम है ये। ठीक है, और ये जो है एर्गो कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन D2 का नाम है। रिकेट्स में मेनली जो यूज़ होता है वो विटामिन D2 यूज़ होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? एर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, रेटिनॉल का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ए। क्वेश्चन में जब भी रिकेट्स वगैरह की बात होगी तो जब डी की एनालॉग्स की बात ना हो तो सीधा विटामिन डी पे टिक करेंगे। जब एनालॉग्स की बात हो तो एर्गो कैल्सीफेरॉल होगा जो विटामिन D2 है।
ठीक है। रेटिनॉल विटामिन ए, जो आपको पता है आइज़ वगैरह के विज़न में इम्प्रूवमेंट के लिए रेटिनॉल चाहिए होता है बॉडी को। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई है, ठीक है, जिससे ये आपकी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है विटामिन ई। क्या बोलते हैं इसको यार, टेकेलसिटॉल, ठीक है, विटामिन D3 है ये, ठीक है। ये स्किन डिजीज़, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्किन डिजीज़ के लिए कौन से विटामिन का यूज़ होता है, विटामिन D2, ठीक है। 3-4 चीज़ आपको पता चला। और कभी कभी होगा क्या कि आपसे ऐसे भी पूछ देंगे कि भाई एक तरफ लिख देंगे रेटिनॉल, दूसरी तरफ एक तरफ रेटिनॉल लिख देंगे, एर्गोकैल्सिफेरॉल लिख देंगे, टोकोफेरॉल लिख देंगे, और बगल में आपको लिख देंगे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, और आपको बोलेंगे कि भाई सही से मिलान करो कौन किसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो ये नॉलेज आपको उस टाइम पे काम आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आता है। इस क्वेश्चन को आपको करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगना चाहिए। यदि आपने मेरा पिछला वाला लेक्चर किया हो कि मैंने आपको बहुत ढंग से रॉक बताया था, उसमें रॉक के टाइप्स, वो वाले नहीं, एक्टर वाले रॉक नहीं, पत्थर वाले रॉक, ठीक है, वो मैंने आपको ढंग से पिछले वाले लेक्चर में बताया था। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो नहीं है रॉक का टाइप, जिसको ज़रा सा नाम भी पता होगा ना, उसको पता है ये रॉक का टाइप है, ये रॉक का टाइप है, ये रॉक का टाइप है, ये नहीं है। और इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, ये तीनों रॉक कैसे बनते हैं और कैसे मेटामॉर्फोसिस होता है, वो सब मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में करवाया हुआ है। तो आप वहाँ देखोगे तो आपको ढंग से अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिससे आपको एक बार वंस फॉर ऑल के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसका रॉक से रिलेटेड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नॉट ए टाइप ऑफ रॉक, ट्रेस रॉक, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसको नहीं पता हो उसको तो शर्म आना चाहिए कि वो करंट अफेयर्स पढ़ता भी है कि नहीं, वो न्यूज़ जानता भी है कि नहीं। क्या पूछ रहा है कि जेवेलिन थ्रो में इंडिया का कौन सा ऐसा प्लेयर है जो एसोसिएटेड है, और इसने तो और भी आसान कर दिया जेवेलिन थ्रो बोल के, ठीक है। कुछ और पूछ लेता तो हो सकता है कुछ टफ भी हो जाता, लेकिन हर इंसान को, हर इंडियन को पता है कि ये जो टोक्यो वाला 2020 ओलंपिक्स हुआ था उसमें जेवेलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी को गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। वो हिस्ट्री बना था, इसलिए सबको ढंग से याद है, ठीक है। पंकज आडवाणी बिलियर्ड से रिलेटेड है, सौरभ चौधरी शूटर हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एसएससी को ये भी है ना, एसएससी को ये भी इस तरह के क्वेश्चन का भी पूछने का बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ रहता है उसको। ये पूछ लेगा पंकज आडवाणी किस गेम से एसोसिएटेड है, वो ये पूछ लेगा सौरभ चौधरी किस गेम से एसोसिएटेड है, मनिका बत्रा किस गेम से एसोसिएटेड है। इस चीज़ के लिए आपको ये याद रहना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लैटिन वर्ड कौन सा है एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है कैल्शियम। इससे आप पहले तो क्वेश्चन से 2-3 चीज़ें सीख लो, जिससे अगली बार काम आ जाएगा। यदि आपसे पूछ रहे हैं कि कैल्शियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कैल्शियम का लैटिन नाम क्या होगा, तो भाई मैं इसको इसलिए टफ कैटेगरी में रखूँगा, वो उसी को याद हो सकता है जिसको आंसर पता हो, ठीक है। तो मुझे आंसर पता है, इसलिए मुझे पता है कैल्क्स जो है वो लैटिन नाम है कैल्शियम का। तो इस क्वेश्चन से एटलीस्ट आपको ये हो जाना चाहिए कि अगली बार आपको यहाँ तक पहुँचने में मदद मिल जाए, क्योंकि एक बार में ये क्वेश्चन पहली बार में कोई तुक्का में ही सही कर सकता है कि कौन लैटिन वर्ड आप कितना याद कर पाओगे, कितने एलिमेंट का नाम याद कर पाओगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप आंसर तक पहुंचने का ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना कि इंडिया में जो भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे देते हैं इंडस्ट्रियल वर्क करने के लिए, या कुछ भी ऐसा वर्क करने के लिए जो हाई लेवल का हो, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो उसके लिए एक नया इंस्टीट्यूशन जिसके लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना हुआ है उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। तो पूछ रहा है कि ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सबसे पहले कौन बना था, उसके बाद कौन सा बना था, ठीक है। तो 4 नाम हैं, 3 नाम है। इस 3 नाम में तो आपको एक नाम सबसे फेमिलियर लगता होगा, ICICI जो बैंक है, ठीक है।
जो अब जाके कॉमर्शियल बैंक है, पहले वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही थी, ठीक है। IFCI, IDBI, ये भी नाम आपको फेमिलियर लग रहा होगा क्योंकि ये भी कॉमर्शलाइज्ड हो गई थी बैंक 2019 में, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये 1948 में बना था। ये कॉमर्शियलाइज हुई है 2019 में, लेकिन ये बनी थी 1964 में। ICICI जो है वो 1955 में इस्टेब्लिश हुई थी एज ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर ये कॉमर्शियल बैंक बन गई, ठीक है। तो आपको यदि फिर अब इसमें से अरेंज करना हो तो सबसे पहले कौन सा बना था? IFCI, 3rd नंबर। उसके बाद कौन बना था? 1948 के बाद 1955 ICICI। उसके बाद IDBI कब बना था? 1964 में। 312। तो ये वाला क्वेश्चन है, आपको मे बी वो लड़का आराम से कर सकता है या वो एस्पिरेंट आराम से कर पाएगा जिसको एटलीस्ट 1-2 याद हो, जैसे ICI कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, IDBI कब इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें से यदि आपको 1 या 2 भी याद रहेगा तो आप ऑप्शन तक तो पहुंच सकते हो, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी टफ बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये 3 ईयर्स याद कर लो, जिससे अगली बार आपके काम आ जाए। जब अगली बार जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए ना तो आप कर सको। पिछले लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड मैंने एक बातें बताई थी कि हर साल रिपब्लिक डे पे कोई ना कोई गेस्ट आते हैं, किसी न किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को इनवाइट किया जाता है एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 2024 में कौन आए, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन ये था कि कौन से 2 साल में नहीं आए थे। तो 2021 और 2022 में नहीं आए थे पेंडेमिक के कारण, कोरोना वाला, ठीक है। इससे पूछ रहे 74th रिपब्लिक डे। 74th रिपब्लिक डे मतलब 2023, क्योंकि 75th इस बार हमने मनाया है। 75th में फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन आए थे। 74 2023 के टाइम पे आए थे ये। अब्देल फतह LCC आए थे ये, ठीक है। तो आपको उस ईयर का 2023 में पेपर हुआ था, तो 2023 के टाइम में जो चीफ गेस्ट थे उससे क्वेश्चन आ गया। 2024 में आप मैक्रोन जी का नाम याद रख लो, फ्रांस के मैक्रोन जी आए थे। तो अगली बार हो सकता है आपके सेट में ये पूछ ले कि 75th में कौन, 75th रिपब्लिक डे में कौन आए थे या 2024 में कौन आए थे, तो आप सही आंसर टिक कर लोगे, राइट। आगे बढ़े। अब देखो, जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा था ना कि SSC को बहुत ज़्यादा प्रेम है, प्रेम नहीं, प्रेम से वो ऊपर बढ़ चुका, उसको डिवोशन ही बोल लो तुम, डिवोशन है इन सब टॉपिक से उनको। और ये सेम चीज़ मैंने पढ़ाया हुआ है आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में। जब बात सितार प्लेयर की हो रही थी तो मैंने आपको बताया था पंडित रविशंकर का नाम, कि सितार प्लेयर किसी और का क्वेश्चन था। उस टाइम मैंने बताया था कि सितार प्लेयर के नाम से, मतलब सितार प्लेयर जो इंस्ट्रूमेंट है, सितार जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें सबसे बड़े नाम पंडित रविशंकर है। और आप वो सेम लेक्चर यदि अभी देखोगे तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न मिला था, ठीक है। तो ये फ़ायदा है जब आप डॉट कनेक्ट करके पढ़ाई करोगे, ठीक है। डॉट कनेक्ट करके पढ़ाई करने का यही फ़ायदा है कि आपको एक क्वेश्चन से कम 3-4 क्वेश्चन रेडी होगा, और यदि आप लकी होगे तो आपके पेपर में भी आएगा और आपको मार्क्स भी मिलेगा, ठीक है। और जब आप ऑप्शंस वगैरह की बात करोगे तो मुझे ये वाला नाम बहुत ज़्यादा क्लिक कर रहा है, क्योंकि भूपेन हजारिका जी को सबसे लेटेस्ट अभी 2019 में शायद उनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। अब हो सकता है अगली बार ऐसे पूछ ले। भूपेन हजारिका से और याद आना चाहिए कि भूपेन हजारिका ब्रिज भी है। वो कौन से, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। क्या है ये? इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये किस नदी पे बन रही है? ये बन चुकी है लोहित रिवर पे। लोहित किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा के, ठीक है। तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला? पहली बात, भारत रत्न 1999 में किसको मिला था? पंडित रविशंकर को। आपको इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि आपने लेक्चर 1 देखा है, ठीक है। उसके बाद 4 ऑप्शंस में ये और ये दोनों प्योरली आर्ट से रिलेटेड हैं, और इनका आप पता करो, हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट बजाते थे,
ठीक है, भीमसेन जोशी वोकल आर्टिस्ट थे, ठीक है। भूपेन हजारिका जो है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनको भी भारत रत्न मिला हुआ है 2019 में। भूपेन हजारिका से और भी एक चीज़ आप सीख सकते हो, ये कि भूपेन हजारिका ब्रिज है, जो ब्रिज असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करती है। कौन से नदी पे बनी हुई है? लोहित रिवर पे बनी हुई है। लोहित रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से हमने 2-3 चीज़ें सीखी। अब अगली बार भूपेन हजारिका ब्रिज पूछे किस नदी पे बना हुआ है, तो यार मुझे एटलीस्ट डिसअपॉइंट मत करना, ठीक है। उस टाइम पे तुम सही आंसर तक पहुंचने चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है क्योंकि बहुत बार रिपीटेड है, तो आपने प्रीवियस ईयर्स बहुत बार सॉल्व किया होगा, तो आपको ये चीज़ दिखा होगा। आपको नॉर्मल सा पूछा है कि मुद्रा जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप जो किया गया गवर्नमेंट का, उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म इस बार यदि पूछ लिया, तो अगली बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि मुद्रा में मैक्सिमम कितने का लोन मिलता है? 10 लाख का, ठीक है। मुद्रा में कितने तरह के लोन मिलते हैं? 3 टाइप के लोन मिलते हैं, शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है कि शिशु में कितने तक का लोन मिलता है, ठीक है, किशोर में कितने तक का लोन मिलता है, तरुण में कितने का लोन मिलता है। ये आपका होमवर्क है कि इस तीनों में कितने से कितने तक का लोन मिलता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये मुद्रा का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो अगली बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि मुद्रा में कितने मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा, तो 10 लाख का मिलता है। कितने टाइप का होता है, उस टाइप का नाम पूछ लेगा आपसे, या फिर ये पूछ लेगा कि इसमें कितने तक का लोन मिलेगा, इसमें कितने तक का लोन मिलेगा, इसमें कितने तक का लोन मिलेगा। तो एक बार आप गूगल सर्च करके मेहनत करो, ठीक है। और मुद्रा का फुल फॉर्म आपको पता ही है, मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि मुद्रा का तो फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये या तो तुमको आता है या तो बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। इसमें तुक्का आप मार ही नहीं सकते क्योंकि आपको ऑप्शन से कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। पूछ रहा है कि पहला जो पैरालंपिक गेम्स है वो कहाँ पे हुआ था। तुम एक बार तुक्का मार के ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन को याद रखो क्योंकि जब भी तुमसे पूछा जाएगा फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स, 1960 को टिक मार देना, ठीक है। और 1960 को अच्छे से याद भी कर लेना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाली चीज़ें याद होनी चाहिए, कोई भी चीज़ जो हो रही है पहली बार होनी चाहिए। जैसे ओलंपिक गेम है, वही तुमसे कोई पूछ ले कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब हुआ था, पिक गेम कब हुआ था, तो 1896 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, किस कंट्री में हुआ था, तो ग्रीस में हुआ था। तो जब ये यहाँ पे ग्रीस पता है तो ये 1960 में ये भी पूछ सकता है ना कि कहाँ पे पहली बार हुआ था, तो रोम में हुआ था, ठीक है। तो जब भी पूछे पैरालंपिक गेम्स पहला बार कब हुआ था, 1960 में। पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब हुआ था, तो 1896 में। कहाँ पे, तो ग्रीस में। ये कहाँ पे, तो रोम में। रोम कहाँ में है, तो इटली में, ठीक है। अब देखो, ये वाले क्वेश्चन वो एसएससी पूछ ही ये इसलिए रहा है कि जिससे जो कुछ ऐसे लोग हैं ना जो गलती करें, क्योंकि भाई ये सब जो चीज़ है ना, द सूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट टेंशन इज़ गुड फॉर, इस क्वेश्चन का आंसर किसको पता होगा, आप कहाँ पे पढ़ोगे सब चीज़ें। तो ये सब क्वेश्चन पूछने का मतलब ही होता है कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके कॉमन सेंस से बनेंगे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। यदि आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे, तुक्का मारोगे, निगेटिव करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को चर्चा करने का भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन से अब सीखने को आपको कुछ मिलेगा नहीं आंसर के अलावा, ठीक है। तो आंसर तो आप जब जहाँ मॉक दे रहे होगे वहाँ उससे भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 14 जुलाई का शिफ्ट 3 का 25 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और आप मज़े से इसको ढंग से देखो, स्पीड थोड़ा बेटर कर लेना, 1.25 पे देख लो, 1.5 पे देख लो, पर स्पीड कुछ भी हो, पर मैंने जो आपको समझाया जिस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, उस क्वेश्चन से आप क्या क्या और चीज़ें सीख सकते हो, क्या बेटर कर सकते हो, क्या बेटर नॉलेज गैदर कर सकते हो, उस तरीके से पढ़ो जिससे आपको क्वेश्चन तो आप सॉल्व करोगे 25, लेकिन आपको एटलीस्ट नॉलेज 4 गुना मिलना चाहिए। और वो 4 गुना नॉलेज जो है ना वो आपको काम आएगा क्योंकि एसएससी को बहुत ज़्यादा प्यार है फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछने से।
और आप फैक्चुअल चीज़ें, डेटा कैसे गैदर कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। आई होप ये वाला सेशन भी अच्छा लगा होगा, और आपने यदि पिछला 2 सेशन नहीं देखा है तो वो देखो, उससे और आपको रिलेशन इस लेक्चर का उस वाले लेक्चर से रिलेशन और पता चलेगा, और भी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगी, और मे बी आपका काफ़ी जीएस इम्प्रूव होगा। आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आया हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।